नमस्कार स्टूडेंट्स, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, उसका पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, चैप्टर 1 का नाम है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। इस चैप्टर के अंदर हम लोग 3 मेन टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहला है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, यानी कानून के जो आम सिद्धांत होते हैं वो क्या हैं। उसके बाद हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन, जिसमें हम जाएंगे कि भारत में फार्मेसी प्रोफेशन का इतिहास कैसा रहा, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। और आखिर में हम बात करेंगे वेरियस एक्ट्स रिलेटेड टू ड्रग्स के बारे में, मतलब दवाइयों से जुड़े जो अलग अलग कानून हैं उन पर एक नज़र डालेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चैप्टर को डिटेल में समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस सवाल से कि आखिर लॉ यानी कानून होता क्या है। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Definition: Law refers to the sets of rules and regulations to control the conduct of human individuals in society. इसका मतलब ये हुआ कि कानून ऐसे नियमों का एक पूरा सेट है जिसे इसलिए बनाया गया है ताकि समाज में रहने वाले लोगों के व्यवहार को, उनके आचरण को कंट्रोल किया जा सके। सिंपल शब्दों में कहें तो ये वो रूल्स हैं जिनका पालन करना हम सबके लिए ज़रूरी है ताकि पूरा सोसाइटी ठीक से चल सके। अब आते हैं नेचर ऑफ लॉ पर, यानी कानून की प्रकृति कैसी होती है। पहला पॉइंट कहता है लॉज आर स्टैट्यूटरी बाइंडिंग्स ऑन एवरी पर्सन इन द स्टेट और नेशन। इसका मतलब है कि कानून देश के हर एक नागरिक पर कानूनी तौर पर लागू होता है, सबको इसे मानना ही पड़ता है। दूसरा पॉइंट है लॉज आर मैंडेटरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंडेटरी का मतलब होता है अनिवार्य। ये आपकी मर्जी नहीं है कि आप माने या ना माने, आपको इनका पालन करना ही होगा। तो अब सवाल उठता है, अगर कोई इन नियमों को तोड़े तो क्या होगा? वही हमारा अगला पॉइंट है। वायलेशन में रिजल्ट इन पनिशमेंट इन टर्म्स ऑफ, मतलब कानून का उल्लंघन करने पर सजा मिल सकती है, और ये सजा 3 तरह की हो सकती है। पहला, इम्प्रिजनमेंट यानी जेल हो सकती है। दूसरा, फाइन यानी आर्थिक जुर्माना लग सकता है, या फिर और बोथ यानी जेल और जुर्माना दोनों ही सजा एक साथ मिल सकती है। अच्छा, अब आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि हम फार्मेसी के स्टूडेंट्स को ये लॉ और एथिक्स क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसका मकसद क्या है। तो इस स्लाइड में इसके 2 मेन रीजंस बताए गए हैं। यहाँ लिखा है, द पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दिस सब्जेक्ट इन द करिकुलम ऑफ फार्मेसी स्टूडेंट्स इज टू फोल्ड। मतलब फार्मेसी के सिलेबस में इस सब्जेक्ट को शामिल करने के पीछे 2 खास उद्देश्य हैं। आइए पहले उद्देश्य को देखते हैं। 1. To aid practicing pharmacists to understand their legal and ethical responsibility and thereby to avoid the pitfalls that lead to legislation. इसका मतलब है जो फार्मासिस्ट ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें उनकी कानूनी और नैतिक जिम्मेदारियों को समझने में हेल्प करना। जब उन्हें ये ज्ञान होगा तो वो ऐसी गलतियों से बच पाएंगे जिनके कारण उन पर कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अब आते हैं दूसरे उद्देश्य पर। 2. To serve as a text providing the students with some insight into the legal aspects of the practice of their profession. इसका मतलब है कि आप जैसे स्टूडेंट्स को आपके फ्यूचर प्रोफेशन के जो कानूनी पहलू हैं उनके बारे में एक समझ देना, ताकि जब आप एक फार्मासिस्ट बनकर निकलें तो आपको पहले से ही पता हो कि आपके काम से जुड़े कानून क्या हैं और आपको उनका पालन कैसे करना है। तो चलिए अब हम फार्मेसी के इतिहास में एक सफ़र करते हैं। ये स्लाइड है हिस्ट्री द पायनियर्स के बारे में, यानी वो लोग जिन्होंने भारत में इस प्रोफेशन की नींव रखी थी। हम बात कर रहे हैं 1811 से 1918 के दौर की। सबसे पहला माइलस्टोन है 1811। फर्स्ट केमिस्ट शॉप ओपनड इन इंडिया बाय मिस्टर बैथगेट केम विद ईस्ट इंडिया कंपनी इन कैलकाटा। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में सबसे पहली केमिस्ट की दुकान साल 1811 में कैलकाटा में खोली गई थी, और इसे खोला था मिस्टर बैथगेट ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत आए थे। यहाँ एक छोटा सा नोट भी है। नोट: After 100 years, this firm started manufacturing of tinctures and spirits. यानी इस दुकान के खुलने के लगभग 100 साल बाद इसी कंपनी ने टिंक्चर्स और स्पिरिट्स जैसी चीज़ों को बनाना भी शुरू कर दिया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 1821, स्मिथ स्टैनस्ट्रीट एंड कंपनी started an apothecary shop. साल 1821 में एक कार कंपनी स्मिथ स्टैनस्ट्रीट एंड कंपनी ने एक अपोथेकरी शॉप शुरू की, और फिर आगे जाकर कमेंस्ड मैन्युफैक्चरिंग इन 1918, यानी साल 1918 में इन्होंने दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर दी। तो ये आर्ट में फार्मेसी के शुरुआती कदम थे। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं 20वीं सदी की शुरुआत में। हिस्ट्री अर्ली 20th सेंचुरी। साल 1901 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना हुई। 1901, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स, A small factory started in Calcutta by आचार्य प्रफुल्ला चंद्र रॉय। इसका मतलब है कि आचार्य प्रफुल्ला चंद्र रॉय जी ने, जो एक महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने कलकत्ता में बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स नाम से एक छोटी सी फैक्ट्री शुरू की।
ये भारत में दवाई बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। फिर देखिए 1903 अंडर लीडरशिप ऑफ प्रोफ टी के गज्जर अ स्मॉल फैक्ट्री स्टार्टेड एट पैरेल, यानी प्रोफेसर टी के गज्जर के नेतृत्व में पैरेल में एक और छोटी फैक्ट्री शुरू हुई। और इस प्रयास का नतीजा ये हुआ कि लेड टू डेवलपमेंट ऑफ अदर यूनिट्स एलेम्बिक केमिकल वर्क्स लिमिटेड एट बड़ौदा। मतलब इसी फैक्ट्री से प्रेरणा लेकर आगे चलकर बड़ौदा में एलेम्बिक केमिकल वर्क्स जैसी बड़ी कंपनी की स्थापना हुई। लेकिन उस समय का कॉन्टेक्स्ट यानी परिस्थितियां क्या थीं, ये जानना भी जरूरी है। These units were not sufficient to fulfill requirements of the Indian public. Most medicines were being imported from UK, France and Germany. मतलब साफ है, ये भारतीय फैक्ट्रीज देश की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रही थीं। ज़्यादातर दवाइयाँ उस वक्त भी विदेशी देशों जैसे यूके, फ्रांस और जर्मनी से ही इंपोर्ट की जाती थीं। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद चीज़ें कैसे बदली और एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। स्लाइड का टाइटल है द क्राइसिस, इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी प्रथम विश्व युद्ध का असर। सिचुएशन चेंज्ड विद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मतलब विश्व युद्ध के साथ हालात पूरी तरह से बदल गए। आइए इस फ्लो चार्ट को स्टेप बाय स्टेप समझें। तो हुआ ये कि चीपर ड्रग्स इंपोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से सस्ती दवाइयां भारत आने लगी। इसकी वजह से इंक्रीजिंग डिमांड फॉर इंडिजिनस ड्रग्स, देश में बनी हुई दवाइयों की मांग बढ़ने लगी। और जब मांग बढ़ी तो कॉम्पिटिशन ग्रू बिटवीन इंडियन एंड फॉरेन कंसर्न्स, यानी भारतीय और विदेशी कंपनीज के बीच कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। और इस सब का रिजल्ट क्या निकला? द इंडियन मार्केट गॉट फ्लडेड विद इंफीरियर, सबस्टैंडर्ड एंड इवन हार्मफुल ड्रग्स। ये बहुत ही चिंता की बात थी। इसका मतलब है कि भारतीय बाजार में घटिया, बेकार क्वालिटी वाली और यहाँ तक कि सेहत के लिए नुकसानदेह दवाइयों की जैसे बाढ़ आ गई। ये लोगों की सेहत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। जब हालात इतने खराब हो गए तो कानून बनाने की मांग उठने लगी। इस स्लाइड का टाइटल है द कॉल फॉर रेगुलेशन। पहला पॉइंट देखिए, पब्लिक फोर्स द गवर्नमेंट टू टेक नोटिस ऑफ द सिचुएशन इन ड्रग ट्रेड एंड इंडस्ट्री। इसका मतलब है कि आम जनता ने सरकार पर दबाव डाला कि वो दवाइयों के व्यापार और इंडस्ट्री में जो ये गड़बड़ी चल रही है उस पर ध्यान दे। लोगों का गोल यानी लक्ष्य क्या था? टू सिंक ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इफेक्टिव लेजिस्लेशन टू कंट्रोल इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग्स। उनका उद्देश्य था कि एक मजबूत कानून बनाया जाए जिसके जरिए दवाइयों के इम्पोर्ट यानी आयात, मैन्युफैक्चर यानी निर्माण, डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण और सेल यानी बिक्री, इन सभी चीज़ों पर कंट्रोल किया जा सके। आप राइट साइड के बॉक्स में देखिए, उस वक्त कुछ कानून थे, एग्जिस्टिंग बट इनसफिशिएंट एक्ट्स, जैसे ओपियम एक्ट 1878, पॉइजन्स एक्ट 1919 और डेंजरस ड्रग्स एक्ट 1930। लेकिन ये कानून इस बड़ी समस्या से निपटने के लिए काफ़ी नहीं थे। इसका कंक्लूजन या निष्कर्ष क्या था? देयर वाज नो लीगल कंट्रोल ऑन द फार्मेसी प्रोफेशन स्पेसिफिकली। मतलब साफ था कि खास तौर पर फार्मेसी प्रोफेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई भी कानून मौजूद नहीं था। एक तरह का लीगल वैक्यूम था। तो इस गंभीर समस्या का समाधान कैसे निकाला गया? यही है इस स्लाइड का टॉपिक। द सॉल्यूशन, ड्रग इंक्वायरी कमिटी DEC। With rapid expansion in pharmaceutical industries, comprehensive legislation was required. यानी जैसे जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही थी, एक पूरे व्यापक कानून की जरूरत महसूस हो रही थी। इसी के चलते ईयर 1931 एक्शन, गवर्नमेंट अपॉइंटेड द ड्रग इंक्वायरी कमेटी DEC, यानी साल 1931 में सरकार ने ड्रग इंक्वायरी कमेटी का गठन किया, जिसे हम शॉर्ट में DEC कहते हैं। इसके चेयरमैन यानी अध्यक्ष थे LT कॉलोनल RN चोपड़ा। ये नाम आपको हमेशा याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस कमेटी के काम क्या थे? कमेटी ड्यूटीज। पहला काम, आस्क टू मेक एनक्वायरीज, मतलब उन्हें इस पूरे मामले की गहरी जांच करने को कहा गया। और दूसरा, मेक रिकमेंडेशंस फॉर स्मूथ कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चर, इम्पोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग्स इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ। इसका मतलब है कि वो ऐसी सिफारिशें दे जिससे लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए दवाइयों के बनाने, इंपोर्ट करने, बांटने और बेचने की प्रक्रिया को ठीक से कंट्रोल किया जा सके। ये कमेटी एक ऐतिहासिक कदम था। ड्रग इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशों के बाद और वक्त के साथ ड्रग्स और फार्मेसी से जुड़े हुए बहुत सारे कानून बने। ये स्लाइड उन्हीं कानूनों की लिस्ट का पहला हिस्सा है। वेरियस एक्ट्स रिलेटेड टू ड्रग्स एंड फार्मेसी 1/2। ये वो सारे एक्ट्स हैं जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से फार्मेसी से जुड़े हैं। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। पहला है 1 प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्टरेशन एक्ट 1954, यानी खाने पीने की चीज़ों में मिलावट को रोकने वाला कानून। दूसरा है 2 इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। तीसरा 3 इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946। चौथा 4
इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 और 5वां है 5 फैक्ट्रीज एक्ट 1948। अब यहाँ नीचे आपके लिए एक छोटा सा मेमोरी टिप यानी याद रखने का तरीका दिया गया है। नोट 1946, 1947, 1948 आर सीक्वेंशियल। आप ध्यान देंगे तो एक्ट नंबर 3, 4 और 5 के साल 1946, 1947 और 1948 एक के बाद एक आते हैं। इससे आपको इन तीनों को याद रखने में काफ़ी आसानी होगी। चलिए अब हम इस लिस्ट के दूसरे और आखिरी हिस्से पर चलते हैं, वेरियस एक्ट्स रिलेटेड टू ड्रग्स एंड फार्मेसी 2x2। छठा एक्ट है 6 इंडियन पेटेंट एंड डिज़ाइन एक्ट 1970। सातवां है 7 ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट 1958। आठवां 8 एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897। ये कानून महामारी जैसी बीमारियों से जुड़ा हुआ है। और आखिरी यानी 9 शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट। इसका मतलब है कि ये जो एक्ट है ये हर राज्य का अपना अलग होता है और उसी के हिसाब से लागू किया जाता है। एंड ऑफ चैप्टर 1 बेसिक्स। और इसी के साथ हमारे चैप्टर 1 के जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स थे वो यहाँ पर पूरे होते हैं। आज हमने समझा कि कानून क्या है, इस सब्जेक्ट को पढ़ने का मकसद क्या है, फार्मेसी का ऐतिहासिक सफ़र कैसा रहा और उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण कानूनों के नाम जाने। इस इतिहास को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम आज के नियमों को बेहतर तरीके से समझ सकें। इस क्लास को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।